गुड मॉर्निंग सभी को। चलिए, कक्षा 11वीं का पहला अध्याय जिसका नाम है भूगोल एक विषय के रूप में, इसके बारे में पहले जानने से पहले, अभी तक हम माध्यमिक स्तर पर भूगोल का अध्ययन सामाजिक विज्ञान के एक घटक के रूप में किया करते थे। पार्ट ऑफ सामाजिक विज्ञान हुआ करता था। सामाजिक विज्ञान की बात की जाए कक्षा 10वीं तक की, तो सामाजिक विज्ञान के अंदर आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, यही सब, इकोनॉमिक्स, ये सब मिक्स करके रहता था। बट कक्षा 11वीं के बाद से आपको भूगोल एक अलग सब्जेक्ट के रूप में पढ़ाई करना होता है। ठीक है, एक स्वतंत्र विषय के रूप में भूगोल का अध्ययन करना होता है। ठीक है, भूगोल होता क्या है अभी हम जानेंगे। आगे आने वाले स्लाइड में, पूरा लेक्चर में हम जानेंगे कि भूगोल का अध्ययन क्यों करना चाहिए, भूगोल क्या है, एरथनीज कौन थे। ठीक है, भूगोल को पढ़ने का क्या सब अप्रोच है, भूगोल में क्या सब तकनीक यूज़ किया जाता है, क्या टेक्नोलॉजी जो वैज्ञानिक तकनीक सब है क्या सब यूज़ किया जाता है। उसके बाद से ब्रांचेज ऑफ भूगोल, भूगोल का जो मेन ब्रांच होता है वो पढ़ेंगे। कक्षा पहला चैप्टर में बेसिकली यही सब है। ठीक है, अब हम जानते हैं कि पृथ्वी के भौतिक वातावरण और मानवीय गतिविधि के और उनके बीच का जो परस्पर संबंध है उसके बारे में जानने के लिए अभी हम ये चैप्टर पढ़ेंगे पूरा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में पहला क्या कह रहा है कि हमें भूगोल का अध्ययन क्यों करना चाहिए। भूगोल का अध्ययन क्यों करना चाहिए, ये भूगोल के साथ ही नहीं है, हमें सभी सब्जेक्ट के बारे में ये चीज़ क्लियर होना चाहिए कि वो सब्जेक्ट का अध्ययन हम क्यों करते हैं। जैसे कंप्यूटर की बात की जाए तो कंप्यूटर क्यों पढ़ते हैं, हिस्ट्री की बात की जाए तो हिस्ट्री क्यों पढ़ते हैं, इंग्लिश की बात की जाए तो इंग्लिश क्यों पढ़ते हैं। पास करने के लिए नहीं पढ़ते ना, कुछ रीज़न होता है उसके पीछे। ठीक है, उस रीज़न को जान लीजिएगा तो आपको सब्जेक्ट पढ़ने में बहुत मज़ा आएगा। जैसे भी हम भूगोल के बारे में बात करते हैं, भी अदर सब्जेक्ट के बारे में नहीं बात करेंगे, बट भूगोल के बारे में बात करते हैं, तो भूगोल अपने विविधता की सराहना करने और समय और स्थान में के साथ ऐसी विविधता पैदा करने के लिए जिम्मेदार कारणों की जांच करता है। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, ये तो डिफिनीशन हो गया, मैंने पढ़ दिया। अब समय और स्थान में जो विविधता है, जैसे आप वर्ल्ड की बात की जाए, साउथ इंडिया में जाइए तो गर्मी है, नॉर्थ इंडिया में जाइए तो ठंडी है, कहीं समुद्र है, कहीं पहाड़ है, कहीं बर्फ़ है, कहीं लोग काले हैं, कहीं गोरे हैं, कहीं का दिन हो रहा है, कहीं रात हो रहा है। ये सभी जो विविधता है उसको समझने के लिए हमें भूगोल का अध्ययन करना होता है। समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। भूगोल क्या है? ठीक है, भूगोल क्या है समझने के लिए थोड़ा इमेजिन करिए, ये पृथ्वी हमारा घर है। हमारा घर इन द सेंस हम मानवों का घर है। केवल हम मानवों का घर नहीं है, हमारे साथ साथ छोटे जीव, बड़े जीव, बहुत बड़े जीव, सभी का घर है। प्लस पृथ्वी पर अलग अलग तत्व दिखाई देते हैं। कुछ तत्व मानव निर्मित होते हैं, जैसे घर, सड़क, अस्पताल, खेत, पार्क, स्कूल, उद्योग, डैम, ये सभी मानव निर्मित तत्व हैं। कुछ तत्व जो होते हैं सो प्राकृतिक निर्मित होते हैं, जैसे वनस्पति हो गया, मैदान, पहाड़, नदी, सूर्य का प्रकाश, ये सभी प्राकृतिक होते हैं। ठीक है, अब ये सभी तत्वों के बारे में जानने के लिए ही हम भूगोल का अध्ययन करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब एरथनीज के बारे में जानते हैं। सबसे पहले एरथनीज कौन थे? एक मल्टी टैलेंटेड पर्सनैलिटी थे एरथनीज। एरथनीज के बारे में भी हम जानते हैं कि एरथनीज को भूगोल का पिता भी कहा जाता था। ठीक है, 276 ईसा पूर्व से 195 ईसा पूर्व को भूगोल का पिता एरथनीज को कहा जाता है। ठीक, अब एरथनीज जैसे कि मैंने बताया कि वो एक मल्टी टैलेंटेड पर्सनैलिटी थे, तो एक यूनान के गणितज्ञ थे, भूगोलविद, कवि, खगोलविद, संगीत सिद्धांतकार, ये सभी एरथनीज थे। और एरथनीज ही वो पहले शख्स थे जिन्होंने ज्योग्राफी शब्द का प्रयोग किया था। ठीक है, अब ज्योग्राफी होता क्या है, ये शब्द क्या है, उसके बारे में डिटेल में अभी आगे बढ़ेंगे। अगला टॉपिक है हमारा भूगोल। ठीक है, भूगोल दो शब्दों से मिलके बना होता है, जियो प्लस ग्राफोज। जियो प्लस ग्राफोज। जियो का मतलब होता है पृथ्वी, जियो का मतलब पृथ्वी, एंड ग्राफोज का मतलब वर्णन करना। अब ज्योग्राफी का शाब्दिक अर्थ की बात की जाए कि पृथ्वी का वर्णन करना को ही हम ज्योग्राफी या फिर भूगोल कहते हैं। भू का अध्ययन ही भूगोल होता है। ठीक है, पृथ्वी के धरातल पर पाई जाने वाली स्थानिक सामयिक विभिन्नता के अध्ययन को
भूगोल कहते हैं। स्थानिक और सामयिक विभिन्नता क्या होती है? स्थानिक विभिन्नता जैसे लोकेशन वाइज जो धरती पर चीज़ों का अरेंजमेंट किया गया है, जैसे कहीं पहाड़ है, कहीं पठार है, कहीं समुद्र है, ये सभी चीज़ों का जो अरेंजमेंट है ये सभी स्थानिक विभिन्नता कहलाता है। ठीक है। और समय के साथ जो चीज़ें बदलती हैं, चेंजेस इन ओवर द टाइम, जैसे नदी की बात की जाए, नदी अपना रास्ता कुछ समय के बाद बदल लेता है। ये जो विभिन्नता है सामयिक चेंजेस उसे कहते हैं, जैसे फिर सामयिक विभिन्नता भी इसे कहते हैं। तो इन सभी विभिन्नताओं का अध्ययन ही भूगोल है। पृथ्वी पर पाए जाने वाली स्थानिक या सामयिक जो विभिन्नता आ रही है उन विभिन्नता को ही हम भूगोल कहते हैं। क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला स्लाइड जो है सो हमारा है वैज्ञानिक विषय के रूप में भूगोल। अब वैज्ञानिक विषय के रूप में भूगोल क्या है? चलिए इसके लिए हमें 3 चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है। भूगोल क्या है, भूगोल कहाँ है और भूगोल क्यों है। ठीक है। डिफिनीशन की बात की जाए तो प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक विशेषता को क्या कहते हैं, पृथ्वी पर भौतिक एवं सांस्कृतिक तत्वों के वितरण को कहाँ कहते हैं और सूचीबद्ध सूचनाओं को क्यों कहते हैं। चलिए इसको और डिटेल में थोड़ा एग्जांपल में समझते हैं, थियोरेटिकली समझ में नहीं आता है चीज़। जैसे मान लीजिए कि पृथ्वी पर हमला हुआ, इन्वेड हुआ। ठीक है। वो कुछ धरती के वासियों को पकड़ के ले गए, उनसे सवाल किया गया कि बताओ भाई पृथ्वी पर क्या सब है। उसने जवाब दिया कि पृथ्वी पर माउंट एवरेस्ट है, समुद्र है, ये है, वो है। ठीक है। तो ये जो उसने जितना भी चीज़ बताया, पृथ्वी पर समुद्र है या पृथ्वी पर माउंट एवरेस्ट है, वो सभी क्या हो गया? क्या, वो क्या सवाल का जवाब दे दिया। ठीक है। अब उसने दूसरा सवाल किया कि बताओ माउंट एवरेस्ट जो तुम बता रहे हो कि पृथ्वी पर है वो कहाँ है। ठीक है। कहाँ शब्द का भी जवाब हो गया उसके पास। अब वो सवाल करेगा कि ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट सवाल तो ये है कि क्यों पृथ्वी पर माउंट एवरेस्ट है तुम बोल रहे हो, चलो वहाँ पर है, नेपाल में है, क्यों है वो माउंट एवरेस्ट, क्यों है? ये 3 सवालों का जवाब अगर हमारे पास है तो हम भूगोल को एक वैज्ञानिक विषय के रूप में समझ सकते हैं। ठीक है। चलिए मेरे हिसाब से ये क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। हमें भूगोल विषय का अध्ययन क्यों करना चाहिए? अभी पीछे हमने पढ़ा कि भूगोल विषय का क्यों अध्ययन करना चाहिए, जहाँ पे समय, स्पेस एंड टाइम का जो विभिन्नता है उसे समझने के लिए हम भूगोल विषय का अध्ययन करते हैं। उसे मैंने ही बस ये पॉइंट वाइज बना दिया है। चलिए एक एक करके पॉइंट वाइज इसे समझ लेते हैं। ठीक है। भूगोल के अध्ययन से हमें मानव समाज में पाई जाने वाली विभिन्नता को समझने में आसानी होती है। ठीक है। अब मानव समाज में क्या सब विभिन्नता हो सकती है? कोई मानव लंबा होता है, कोई छोटा होता है। कुछ एरिया में जाइए तो लोग लंबे होते हैं, कुछ एरिया में जाइए तो लोग छोटे होते हैं। पहाड़ी एरिया में नॉर्मली लोग छोटे होते हैं। जैसे अफ्रीका में चले जाइए तो लोग काले होते हैं, रसिया में चले जाए तो लोग गोरे होते हैं। ये सब विभिन्नता है ना, मानव समाज में विभिन्नता है ना। ये विभिन्नता को समझने के लिए भी हमें भूगोल का अध्ययन करना होता है। अगर ये चीज़ नहीं समझेंगे तो वैश्विक शांति भी नहीं बनी रहेगी, झूठ फूस का लड़ाई होते रहेगा। ठीक है। पहला पॉइंट तो क्लियर हो गया। चलिए दूसरा पॉइंट पे आते हैं कि भूपृष्ठ की विविधताओं को समझने के लिए, स्पेस और टाइम की जो विविधता है उसको समझने के लिए हम भूगोल का अध्ययन करते हैं। स्पेस एंड टाइम की जो विभिन्नता है अभी मैंने बात भी की थी, फिर से मैं समझाता हूँ। जैसे टाइम की विविधता की बात की जाए, इंडिया में भी दिन चल रहा है, दिन का 10 बज रहा है मान के चलो, तो अमेरिका में रात के 8 बज रहे होंगे या 4 बज रहे होंगे। ये जो विभिन्नता आई है उसको समझने के लिए भी हमें भूगोल का अध्ययन करना पड़ता है कि क्यों विभिन्नता है, क्या डिफरेंस है, क्यों डिफरेंस है। वहाँ पे लोग लंबे हैं तो क्यों हैं, लोग छोटे हैं तो क्यों हैं। यह विभिन्नता को समझने के लिए हमें भूगोल का अध्ययन करना पड़ता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। भूगोल में आधुनिक वैज्ञानिक तकनीकें, क्या सब तकनीक सब यूज़ होता है, क्या सब टेक्नोलॉजी यूज़ होता है। एक बहुत पॉपुलर टेक्नोलॉजी जो मैंने भूल गया हूँ लिखना यहाँ पे, जीपीएस। आप लोग सुने होंगे फ़ोन में जीपीएस होता है, जिसका फुल फॉर्म होता है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। जीपीएस क्या होता है? ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम एक हार्डवेयर चिप होता है, कंप्यूटराइज हार्डवेयर चिप होता है, जिसकी मदद से हम ये जान पाते हैं कि कोई इंसान या कोई शख्स या कोई डिवाइस पर्टिकुलर, जिस डिवाइस में वो हार्डवेयर चिप लगा हुआ है वो कहाँ मौजूद है, वो ग्लोब पर कहाँ प्रेजेंट है।
ये भी एक तरह का टेक्नोलॉजी है जो कि हम ज्योग्राफी में यूज़ करते हैं। और भी बहुत सारे टेक्नोलॉजी है। अगली टेक्नोलॉजी है GIS, जिसे ग्लोबल इंफॉर्मेशन सिस्टम भी कहते हैं। अगला है संगणक मानचित्र कला, जिसे कंप्यूटर कार्टोग्राफी भी कहते हैं। रिमोट सेंसिंग होता है और भी बहुत सारा होता है। इन सब टेक्नोलॉजी की मदद से, ये जो वैज्ञानिक टेक्नोलॉजी है, तकनीक है, इसकी मदद से विश्व में व्यापार वाणिज्य ये सब वृद्धि होता है। ठीक है, इसके लिए हम लोग इसका यूज़ करते हैं। पर्यटन में ईजी होता है। जैसे GPS की बात की जाए, अभी हम दिल्ली घूमने चले जाएं और दिल्ली में हमें पता ही नहीं है कि लाल किला किधर है, कुतुब मीनार किधर है, इंडिया गेट किधर है, जो भी है कहाँ है, उसको जानने के लिए अब लोगों से पूछना पॉसिबल है नहीं। जैसे मेट्रो जाना है, मुझे मेट्रो पकड़ना है, तो वो कहाँ है, वो स्टेशन कहाँ है, उसके लिए GPS का यूज़ करते हैं लोग। गूगल मैप खोलते हैं आजकल, वहाँ पे डाले, खुद ब खुद बता देगा कि 2 घंटे की दूरी पे है या 3 घंटे की दूरी पे है। तो ये पर्यटन में ईजी हुआ ना, पर्यटन को ईजी किया ना, ये टेक्नोलॉजी ईजी किया। ठीक है, चलिए अगला स्लाइड पे आते हैं। अगला स्लाइड है हमारा भूगोल के अध्ययन में 2 प्रमुख उपागम, अप्रोचेस। उपागम को अप्रोच कहते हैं, अप्रोच। ठीक है, भूगोल के अध्ययन के लिए 2 प्रमुख अप्रोच हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, पहला अप्रोच है क्रमबद्ध, दूसरा अप्रोच है प्रादेशिक। क्रमबद्ध को सिस्टमैटिक ज्योग्राफी कहते हैं और प्रादेशिक भूगोल को रीजनल ज्योग्राफी कहते हैं। थोड़ा ध्यान से समझिएगा। ठीक है, अब सिस्टमैटिक या फिर क्रमबद्ध भूगोल में आते हैं। क्रमबद्ध भूगोल में एक विशिष्ट भौगोलिक तत्व का अध्ययन करते हैं, जबकि प्रादेशिक भूगोल में हम किसी एक प्रदेश के सभी भौगोलिक तत्वों का अध्ययन करते हैं, एक इकाई के रूप में अध्ययन करते हैं। फिर से समझिए दोनों में डिफरेंस जरा सा। ठीक है, क्रमबद्ध भूगोल में एक विशिष्ट भौगोलिक तत्व का अध्ययन करते हैं, जबकि प्रादेशिक भूगोल में किसी एक प्रदेश के सभी भौगोलिक तत्वों के संदर्भ में एक इकाई के रूप में अध्ययन करते हैं। डिफरेंस पता हुआ? ठीक है, अब बात करते हैं। क्रमबद्ध विधि किसी क्षेत्र का समाकलित रूप प्रस्तुत करता है, जबकि प्रादेशिक जो होता है प्रदेशों का सीमांकन या फिर प्रदेशीकरण करने के लिए होता है। और भी कुछ कुछ पॉइंट हैं, या अध्ययन खोज और तथ्यों का करता है, ये सब पढ़ लीजिएगा। ठीक है, बेसिक डिफरेंस यही था कि विशिष्ट भौगोलिक तत्व का अध्ययन करता है और ये किसी खास प्रदेश या सभी भौगोलिक तत्वों का अध्ययन करता है। ठीक है, ये बहुत बार क्वेश्चन भी आया है कि प्रादेशीकरण के लिए क्या होता है, तो आप बोल दीजिएगा रीजनल ज्योग्राफी का यूज़ होता है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं प्रादेशिक भूगोल की विभिन्न शाखाएं। जब NCERT की बुक देखिएगा तो वहाँ पे एक फ्लो चार्ट प्रॉपर बना हुआ है, प्रादेशिक भूगोल इसका क्या क्या शाखा है, इस तरह से बना हुआ है। मैंने इसे नोट्स में डाल दिया है कि पहला प्रादेशिक या क्षेत्रीय अध्ययन होता है, दूसरा प्रादेशिक नियोजन, तीसरा प्रादेशिक विकास और चौथा प्रादेशिक विश्लेषण या विवेचना होता है। ये 4 प्रमुख भाग है या शाखा है, जिसे कहेंगे प्रादेशिक भूगोल के अंदर में आती है। ठीक है, अब जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है इस सब्जेक्ट का, वो है आपको भौतिक और मानव भूगोल। उसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा। भौतिक भूगोल किसको कहते हैं और मानव भूगोल किसको कहते हैं। जैसे कि नाम में ही क्लियर है, भौतिक भूगोल ऐसा भूगोल जो कि प्राकृतिक भूगोल के संदर्भ में बात करता हो, प्राकृतिक भूगोल के संदर्भ में बात करता हो। और उसके जस्ट अपोजिट अगर भौतिक प्राकृतिक के बारे में बात करता है तो मानव जो है सो जो मानव निर्मित भूगोल होगा उसके बारे में बात करता है। ये चीज़ तो क्लियर है। ठीक है, उस पर आगे बात करेंगे। ठीक है, तो भौतिक भूगोल प्राकृतिक भूगोल के संदर्भ में बात करता है। ठीक है, इसका जो शाखा है आर्थिक भूगोल, जनसंख्या भूगोल, अधिवास भूगोल, सामाजिक, राजनीतिक, ये सभी विषय हैं। आगे पढ़ेंगे इसके बारे में, कक्षा 11वीं और 12वीं में सभी को डिटेल में पढ़ना होता है। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि एक भूगोलवेता को गणित और कला में निपुण होना चाहिए। कला में तो समझ में आती है कि अगर आपको कला नहीं आता होगा और अगर आप भूगोल पढ़ रहे हैं तो मानचित्र वगैरह बनाने में बहुत दिक्कत आएंगे। ठीक है, अगर आपको कहा जाए कि भारत का मानचित्र बनाओ और आपको कला नहीं आती होगी तो पढ़ने में बहुत परेशानी आने वाली है। लेकिन गणित क्या ज़रूरत है पढ़ने का? अभी हम भूगोल पढ़ रहे हैं तो गणित का क्या ज़रूरत था? तो गणित अगर हम नहीं जानते रहेंगे तो उसका अक्षांश और देशांतर जानने में बहुत दिक्कत होगा। इसीलिए हमें कहा जाता है नॉर्मली कि जो भूगोलवेता हैं उन्हें गणित और कला में निपुण होना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। ठीक है, चलिए भौतिक भूगोल के कुछ महत्व जानते हैं। तो भौतिक भूगोल में भूमंडल, वायुमंडल, जलमंडल, जैव मंडल,
खाद्य श्रृंखला, मिट्टियाँ आदि का अध्ययन करते हैं। जैसे कि अभी हम अभी बात किए थे कि प्राकृतिक भूगोल का बात कर रहे हैं, तो ये सब प्रकृति से ही जुड़ा हुआ चीज़ है। तो ऑब्वियसली भौतिक भूगोल में हम इन चीज़ों का ही बात करेंगे, इन चीज़ों का ही अध्ययन करेंगे। ठीक है, प्राकृतिक संसाधनों के मूल्यांकन एवं प्रबंधन से जुड़े होते हैं। ये चीज़ें तो क्लियर हो गए। ठीक है, अब बात करते हैं कि प्राकृतिक भूगोल की 4 प्रमुख शाखाएं क्या हैं। तो ध्यान समझिएगा, इनके नामों में ही इनका पूरा डिफिनीशन छुपा हुआ है। भू आकृतिक विज्ञान, ऐसा भूगोल जिसमें हम भू से रिलेटेड चीज़ पढ़ते हैं, जैसे महाद्वीप हो गया, पर्वत हो गया, पठार, पर्वत, मैदान, नदी, घाटी, इन चीज़ों का अध्ययन जहाँ करते हैं उसे हम भू आकृतिक विज्ञान कहते हैं। अब बात करते हैं जलवायु विज्ञान का। फिर से देखिए, नाम में ही क्लियर है, जलवायु विज्ञान, जहाँ पे जलवायु, वर्षा, तापमान, एयर प्रेशर या फिर वायु दाब बोलिए, पवन बोलिए, आंधी बोलिए, इन चीज़ों के बारे में पढ़ाई करते हैं, उसे हम जलवायु विज्ञान कहते हैं। अगला जल विज्ञान की बात करते हैं। जल विज्ञान के अंदर हम महासागर, नदी, झील, हिमानियों तथा जलवाष्प के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, इसी तरह अगर हम मृदा भूगोल की बात किया जाए तो मृदा भूगोल में हम सॉइल से रिलेटेड चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं, मृदा के निर्माण के बारे में पढ़ते हैं, उन सब चीज़ों से रिलेटेड बात करते हैं। ठीक है, चलिए ये भी क्लियर हो गया। अगला टॉपिक पे आते हैं जो कि है मानव भूगोल। अभी हम भौतिक भूगोल को कंप्लीट कर लिए हैं कि भौतिक भूगोल ऐसा भूगोल होता है जिसके अंदर हम प्राकृतिक भूगोल के बारे में अध्ययन करते हैं। प्राकृतिक भूगोल क्या सब है, भूमंडल, वायुमंडल, जलमंडल, जैवमंडल, जितने भी हैं, मिट्टियाँ, ये सब का अध्ययन हम भौतिक भूगोल में करते हैं। अब मानव भूगोल में क्या करते हैं, उसके जस्ट अपोजिट जो मानवीय अथवा सांस्कृतिक तत्वों का अध्ययन कराए उसे हम मानव भूगोल कहते हैं। इसके बारे में डिटेलिंग आगे हम सब्जेक्ट चैप्टर वाइज पढ़ेंगे, बस अभी इसका समराइज है कि मानव भूगोल किसे कहते हैं। तो ऐसा भूगोल जिसके अंदर मानवीय अथवा सांस्कृतिक तत्वों का अध्ययन होता है। घर, गांव, कस्बे, नगर, रेलवे, समुद्र, पुल, डैम, जो भी मानवीय तत्व है उसका अध्ययन को जो भी विस्तार पूर्वक करवाए उस अध्ययन को मानव भूगोल कहते हैं। क्लियर हो गया। मानव भूगोल के भी कुछ शाखाएं हैं, सांस्कृतिक भूगोल, सामाजिक भूगोल, जनसंख्या भूगोल, आगे पढ़ेंगे ये सब के बारे में, जनसंख्या भूगोल सब के बारे में पूरा डिटेल में पढ़ेंगे आने वाले चैप्टर्स में। नगरीय भूगोल, ग्रामीण भूगोल, आर्थिक भूगोल, कृषि भूगोल, औद्योगिक भूगोल, राजनीतिक और व्यापार एवं परिवहन भूगोल, ये सभी हो गया मानव भूगोल की शाखाएं थी ये सारी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे एक लास्ट टॉपिक है जो कि है हमारा भूगोल और अन्य विषयों में क्या संबंध है। ठीक है, मैंने टॉपिक वाइज लिख दिया है, जैसे अर्थशास्त्र है तो आर्थिक भूगोल है, इतिहास है तो ऐतिहासिक भूगोल है, जलवायु है, जल विज्ञान है तो समुद्र विज्ञान है, ये सभी कोरिलेशन है। इसे मैं थोड़ा डिटेल में एग्जांपल के साथ समझाता हूँ तो आपको थोड़ा और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन है, हिस्ट्री का बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है कि पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई थी। अगर मैं पूछूंगा कि बैटल ऑफ पानीपत, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत कब हुई थी, ये सवाल हो गया आपका हिस्ट्री का क्वेश्चन हो गया। बैटल ऑफ पानीपत, जब भी आपसे कोई ये सवाल पूछेगा कि फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत कब और कहाँ हुई थी, तो आपका जवाब आएगा कि 1526 ईस्वी में पानीपत में हुई थी। ठीक है, पानीपत में कब हुई थी तो 1526 में, और कहाँ हुई थी तो पानीपत में। ये हो गया हिस्ट्री का सवाल। अब मेरा एक सवाल है कि पानीपत का लड़ाई पानीपत में ही क्यों हुई थी, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। ये हो गया अब हिस्ट्री का सवाल, ये ज्योग्राफी का सवाल, सॉरी माफ़ कीजिएगा, ये हो गया अब ज्योग्राफी का सवाल। पानीपत का लड़ाई पानीपत में ही क्यों हुआ था, थोड़ा ध्यान से मैप समझिए इंडिया का। ये हो गया आपको पानीपत, ये जो रेड एरिया है ये रेड एरिया हो गया आपको पानीपत। ध्यान से देखिए इंडिया का मैप, ये जो वेस्ट से हम बढ़ रहे हैं साउथ होते हुए ईस्ट तक, पूरा का पूरा 3 एरिया जो है सो क्या चीज़ से है, वाटर से है, पूरा का पूरा पानी से घिरा हुआ है। तो पानी से अटैक कर पाना या फिर इन्वेड कर पाना थोड़ा मुश्किल होता है, थोड़ा हार्ड है, इम्पॉसिबल नहीं है बट मुश्किल है। फिर से ध्यान से देखिए, ये जो एरिया है नॉर्थ से लेके ईस्ट तक, ये पूरा का पूरा एरिया पहाड़ है, नेपाल होते हुए जो है पूरा का पूरा पहाड़ी एरिया है। इधर से भी अटैक कर पाना थोड़ा मुश्किल होता है। तो बचा कौन सा एरिया, ये वाइट वाला एरिया, देखिए ध्यान से, जो वाइट नहीं
मुझे, मैं ग्रीन कर देता हूँ। ये ग्रीन वाला एरिया जो बचा हुआ है, ये ग्रीन वाला एरिया में अटैक कर पाना ईजी है। तो ध्यान से देखिए कि इंडिया में सबसे पहला जो ग्रीन वाला एरिया है वो पानीपत ही तो है, यहाँ पे प्लेन मैदान है जहाँ पे अटैक कर पाना ईजी है। इसीलिए अब ध्यान से देखिए कि दोनों सब्जेक्ट में कैसा रिलेशन हो गया। ये पानीपत की लड़ाई पहली कहाँ हुई थी, तो बोल दिए पानीपत में 26 में। क्यों हुई थी, तो अभी हो गया ज्योग्राफी का सवाल। तो कैसे ज्योग्राफी इतिहास के साथ अपने आप में एक संबंध बना रहा है, ये क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा। इस क्वेश्चन के जरिए मैं आपको समझाना चाह रहा था। उसी तरह हर एक सब्जेक्ट का होता है। चलिए मैं दूसरा बताता हूँ, ठीक है। दूसरा सब्जेक्ट जैसे कंप्यूटर की बात की जाए, कंप्यूटर जो है सो कंप्यूटर कैसे रिलेट करता है ज्योग्राफी से, क्वेश्चन आएगा मान लीजिए। तो कंप्यूटर में जैसे जीपीएस की बात की थी मैंने, जीपीएस एक हार्डवेयर चिप होता है जिसका काम होता है कि ग्लोब में आपका पोजीशन कहाँ है, आप हैं कहाँ पर, वो बताना। लेकिन ये ग्लोब में पोजीशन जो बता रहे हैं तो इनडायरेक्टली आप ज्योग्राफी की ही तो बात कर रहे हैं। तो कंप्यूटर जो है सो ज्योग्राफी से रिलेशन है ना। इसी तरह हर एक सब्जेक्ट का कुछ ना कुछ रिलेशन होता है ज्योग्राफी के साथ, ठीक है। इसी के साथ आपका पहला अध्याय कंप्लीट होता है। थैंक यू। कोई भी क्वेश्चन या कोई भी डाउट्स हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। ओके, वी विल डिस्कस ऑन दैट।